अगर ये ऑडियो फाइल तुम्हारे फोन तक पहुंची है तो हो सकता है मैं अब भी उस नदी की आवाज से बच नहीं पाई हूँ, या शायद अब वो सिर्फ मेरे पीछे नहीं है। 3 दिन पहले तक यह सिर्फ एक और डॉक्यूमेंट्री थी, एक और लोकल हॉरर लेजेंड, एक और वायरल एपिसोड। रिया हमेशा यही कहती थी, जितनी डरावनी कहानी उतने ज्यादा व्यूज। रिया 26 साल की दिल्ली की इंडी डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर थी। उसका यूट्यूब चैनल था तंत्रा मंत्रा पोटली पॉडकास्ट। असली भूतों से ज्यादा उसे लोगों के डर में दिलचस्पी थी। उसके साथ थी उसकी सबसे करीबी दोस्त अवनी, शांत, कम बोलने वाली, हर चीज को बाकी लोगों से ज्यादा महसूस करने वाली। दोनों पिछले 6 महीनों से इंडिया के अलग अलग गांवों में जाकर लोकल फोक हॉरर रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन इस बार जो मेल आया था उसमें कुछ अलग था। मेल सिर्फ 3 लाइन का था, अगर सच में डर रिकॉर्ड करना है तो देवकुंड आओ, नदी के पास मत रुकना और रात में निर्ति का नाम मत लेना। मेल के नीचे कोई नाम नहीं था, बस एक पुरानी ऑडियो फाइल अटैच थी। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ नदी की आवाज थी और बहुत दूर से किसी औरत के गाने की धीमी धुन। रिया उसी रात निकलने को तैयार हो गई। परफेक्ट कंटेंट। अगले दिन दोनों उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव देवकुंड पहुंची। बारिश अभी अभी रुकी थी। पूरे गांव में गीली मिट्टी की गंध फैली हुई थी। लकड़ी के पुराने घरों की छतों से पानी टपक रहा था। दूर पहाड़ों के बीच सफेद धुंध तैर रही थी और गांव के नीचे पत्थरों के बीच बहती हुई काली नदी। उस नदी की आवाज अजीब थी, जैसे पानी नहीं, कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। बस स्टॉप के पास उन्हें लेने एक औरत आई, करीब 40 साल की। मैं गौरी हूँ। तुम लोग शहर से आई हो ना, और आप हमें नृत्य की कहानी सुनाने वाली हो। गौरी कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बहुत धीरे बोली, कहानी सुनना आसान होता है, कुछ कहानियाँ वापस भी सुनने लगती हैं। रिया मुस्कुरा दी। अवनी ने पहली बार नोटिस किया, गौरी की नजरें बार बार नदी की तरफ जा रही थी। रात तक दोनों गौरी के घर पहुंच गईं। पुराना लकड़ी का मकान, दीवारों पर फीकी पड़ चुकी तस्वीरें, एक कोने में पीतल का छोटा मंदिर। बाहर लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। खाना खाते खाते रिया ने रिकॉर्डर ऑन कर दिया। तो नृत्य कौन थी? गौरी के हाथ कुछ सेकंड के लिए रुक गए। उसका असली नाम मायरा था। खिड़की के बाहर हवा तेज हो गई। शादी से पहले वो नदी में नाव चलाती थी। सुबह सुबह अकेले गाती हुई पानी पार करती थी। पूरा गांव उसकी आवाज पहचानता था। फिर उसकी शादी हुई और शादी के बाद उसका घर नहीं रहा। अवनी चुपचाप सुन रही थी। उसका पति विक्रम बहुत गुस्सैल आदमी था। शराब, शक, मारपीट। मायरा धीरे धीरे लोगों से मिलना बंद कर दी। क्लासिक अब्यूजिव हस्बैंड स्टोरी। कहानी तब डरावनी नहीं बनती जब कोई औरत मरती है। डर तब शुरू होता है जब वो मरने के बाद भी वापस जाना नहीं चाहती। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। बाहर नदी की आवाज और तेज लगने लगी। गौरी ने आगे कहा, मायरा चोरी छुपे रात में नदी के पास चली जाती थी। वो कहती थी, पानी के पास उसे सांस लेना याद आता है। एक रात बहुत तेज तूफान आया। गांव वालों ने दूर नदी किनारे किसी औरत की चीख सुनी। सुबह विक्रम अकेला लौटा। उसने कहा, मायरा भाग गई। लेकिन अगले दिन नदी किनारे उसकी चप्पल मिली। तीसरे दिन नदी के बीच बिना किसी नाव के चप्पू चलने की आवाज सुनाई दी और उसी रात पहली बार किसी ने उसे देखा। भीगे हुए कपड़े, नंगे पैर, बालों से पानी टपकता हुआ। वो नदी के ऊपर खड़ी थी, जैसे पानी उसे डुबो नहीं पा रहा हो। उस दिन के बाद गांव ने उसे नाम दिया निर्थी। रिया रिकॉर्डर में बोलने लगी, Local female river spirit targets emotionally vulnerable women. Very cinematic.
गौरी ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा। रात में नदी के पास मत जाना। रिया हंस पड़ी। आप लोग हर चीज को कर्ज क्यों बना देते हो? गौरी ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अचानक अवनी पर टिक गई। तुम शादीशुदा हो? अवनी थोड़ा चौंकी, नहीं। लेकिन जवाब देते वक्त उसकी आवाज अटक गई थी। रिया ने बात बदल दी। रिलैक्स गौरी जी, हम बस शूट करके चले जाएंगे। उस रात करीब 11 बजे रिया कैमरा लेकर अकेले निकल पड़ी। अवनी सो रही थी। कम से कम रिया को ऐसा लगा। नदी तक जाने वाला रास्ता संकरा था। गीली मिट्टी, देवदार के लंबे पेड़, दूर कहीं मंदिर की घंटियां। रिया लगातार रिकॉर्ड कर रही थी। टाइम 11:14 PM। मैं अभी देवकुंड नदी के पास हूँ। लोकल्स बिलीव कि यहाँ निर्धि नाम की आत्मा दिखाई देती है। वो बोलते बोलते अचानक रुक गई। नदी के बीचों बीच उसे लगा जैसे कोई लकड़ी की नाव धीरे धीरे हिल रही हो, लेकिन वहां कोई नाव नहीं थी, सिर्फ पानी। फिर भी चप्पू चलने की आवाज साफ आ रही थी। रिया ने कैमरा झूम किया। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा उसने पानी पर किसी औरत की परछाई देखी। भीगे बाल, झुका हुआ सिर, फिर सब गायब। ओके, दैट वाज क्रीपी। उसी पल पीछे किसी के गाने की आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई पुराना लोकगीत। रिया पलटी। पीछे सिर्फ धुंध थी, लेकिन धुंध के अंदर उसे लगा कोई खड़ा है। वो तेजी से वापस लौट आई। घर पहुंचकर उसने बैग खोला। जैसे ही चेन खुली, अंदर से एक पुराना चांदी का पायल नीचे गिरा, गीला। उससे नदी की मिट्टी की गंध आ रही थी। रिया कुछ सेकंड उसे घूरती रही। ये क्या? तू नदी गई थी ना? रिया पलटी। अवनी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी, उसके पैरों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। तू बाहर गई थी? अवनी कुछ सेकंड चुप रही। मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया था। उस रात अवनी को नींद नहीं आई। करीब 3 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में हल्की सी नमी थी, जैसे कोई अभी अभी भीग कर अंदर आया हो। फिर उसे सुनाई दिया, नदी की आवाज, लेकिन आवाज बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। अवनी धीरे धीरे उठी। कमरे के कोने में कोई बैठा था, लंबे भीगे बाल, झुका हुआ सिर, और बहुत धीमी आवाज में वही लोकगीत। अवनी का गला सूख गया। उसने टेबल लैंप ऑन किया। कोना खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे उसके बिस्तर तक आकर खत्म हो रहे थे। अगली सुबह अवनी अजीब शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। रिया ने मजाक किया, क्या हुआ? निर्ति सपने में मिली? वो गाना गा रही थी। कौन सा गाना? अवनी ने वही धुन गुनगुनाई जो मेल वाली रिकॉर्डिंग में थी। रिया का चेहरा धीरे धीरे उतर गया। उसने वो रिकॉर्डिंग कभी अवनी को सुनाई ही नहीं थी। कमरे में अचानक एक भारी खामोशी फैल रही। दोनों के चेहरों पर उलझन और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि कमरे के बाहर खड़ी गौरी उनकी पूरी बातचीत सुन चुकी थी। हर शब्द सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बिना कोई आवाज किए वो धीरे धीरे वहां से हट गई और कमरे में चली गई। कुछ ही क्षण बाद उसने गांव के पुराने पुजारी माधव बाबा को फोन किया और सारी बातें विस्तार से बता दी। फोन रखने के बाद गौरी लंबे समय तक खामोश खड़ी रही। उस दिन गांव के पुराने पुजारी माधव बाबा उनसे मिलने आए। अवनी को देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल तक वे बिना कुछ बोले उसे देखते रहे, फिर धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बोले, शादीशुदा लड़कियों को उस नदी के पास कभी नहीं जाना चाहिए। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रिया बीच में ही बोल पड़ी, बाबा, आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारी तो अभी शादी ही नहीं हुई। माधव बाबा ने अपनी नजरें रिया से हटाकर सीधे अवनी की आंखों में देखा। उनकी आवाज पहले से भी ज्यादा भारी हो गई।
मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसे अच्छी तरह पता है कि उसकी शादी हुई है या नहीं। इतना सुनते ही अवनी की सांस जैसे थम गई। उसकी आंखों के सामने एक एक करके पुरानी यादें तैरने लगी। अपनी बीमार दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसने अपने पिता के पुराने दोस्त के बेटे रोहित से शादी के लिए हाँ कह दी थी। उसे लगा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। दोनों के बीच कभी अपनापन नहीं बन पाया, न कोई समझ, न कोई रिश्ता। रोहित रोज देर रात घर लौटता, हर दूसरे दिन क्लब चला जाता, हर सवाल का एक नया बहाना होता। दिन ब दिन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। आखिर एक दिन गुस्से और टूट चुके भरोसे में अवनी ने रोहित से तलाक मांग लिया। उसी पल माधव बाबा की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस खींच लिया। माधव बाबा धीरे धीरे बोले, निरथी ऐसी औरतों को चुनती है जिन्हें कभी अपने पति का सच्चा स्नेह नहीं मिला, जिनके मन में अधूरापन, अकेलापन और टूटे हुए रिश्तों का दर्द दबा होता है। वही दर्द उसके लिए रास्ता बन जाता है। पहले वो उनका सहारा बनती है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने वश में कर लेती है। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अब रिया भी समझ चुकी थी कि माधव बाबा किसी अंधविश्वास की नहीं, बल्कि अवनी के अतीत की बात कर रहे थे। माधव बाबा की आखिरी बात सुनने के बाद कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई देने लगी। रिया ने पहली बार अवनी की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसे जानती ही ना हो। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर अवनी की शादी हो चुकी थी तो उसने ये बात कभी बताई क्यों नहीं? अवनी की आंखें अभी भी जमीन पर टिकी थी, उसकी उंगलियां कांप रही थी। पुराने जख्म जिन्हें उसने वर्षों पहले दफना दिया था, आज फिर सामने खड़े थे। माधव बाबा धीरे धीरे कमरे की खिड़की तक जाकर बाहर पहाड़ों की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने बिना पीछे मुड़े कहा, जो बात मैं जानता हूं वो पूरी नहीं है। इस गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुझसे भी ज्यादा सच पता है। रिया तुरंत चौकन्नी हो गई। मतलब कोई ये सब सालों से छिपा रहा है? तुम लोग समझ रहे हो कि इस गांव का सबसे बड़ा डर निरथी है, लेकिन सच तो यह है कि निरथी सिर्फ एक पर्दा है। उस पर्दे के पीछे ऐसा सच छिपा है जिसे इस गांव ने पीढ़ियों से दफन करके रखा है। लोग निरथी से इसलिए डरते हैं ताकि कोई असली सवाल पूछने की हिम्मत ही न करे। याद रखना, जितना आसान ये सब दिखाई देता है उतना है नहीं। इस गांव में जो दिखाई देता है वो अक्सर सच नहीं होता, और जो सच होता है उसे जानने की कीमत हर कोई नहीं चुका पाता। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका कपड़े का छोटा सा टुकड़ा निकाला। उस पर लाल धागे से एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, एक आधा चांद जिसके नीचे 3 लहरदार रेखाएं थी। उन्होंने वो कपड़ा मेज पर रख दिया। अगर ये चिन्ह तुम्हें कभी कहीं भी दिखाई दे तो उस रास्ते पर एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं आज तक इस चिन्ह का पूरा रहस्य नहीं समझ पाया, लेकिन जितना जाना है उतना ही डरने के लिए काफी है। जिसने भी इस चिन्ह का पीछा करने की गलती की है वो कभी वापस नहीं लौटा, और जो लौटे भी वो पहले जैसे इंसान नहीं रहे। याद रखना, कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, सीधे अभिशाप तक ले जाते हैं। अवनी ने कांपते हाथों से कपड़ा उठाया। उसे देखते ही उसके सिर में तेज दर्द उठा। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने नदी का किनारा चमका। अवनी ने घबराकर कपड़ा वापस मेज पर रख दिया। रिया ने तुरंत अपना कैमरा उठाया और उस चिन्ह की तस्वीर खींच ली। कैमरे की स्क्रीन पर फोटो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सामान्य दिखी, लेकिन जैसे ही उसने जूम किया, उस चिन्ह के बीच में धुंधली लिखावट उभर आई। वधु क्रमांक 27। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत दोबारा वही तस्वीर खोली। इस बार वो लिखावट गायब थी। कमरे में मौजूद किसी और ने उसे देखा भी नहीं था। रिया ने बिना कुछ कहे कैमरा अपने बैग में रख लिया। उस रात पूरे गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। घर के बाकी लोग सो चुके थे।
लेकिन रिया की आंखों में नींद नहीं थी। दिन भर जो कुछ हुआ था उसने उसके अंदर का कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि सच्चाई खोजने वाला इंसान जगा दिया था। उसने धीरे से अपना कैमरा उठाया, बैटरी चेक की, रिकॉर्डिंग ऑन की और बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गई। ठंडी पहाड़ी हवा पेड़ों के बीच सरसराती हुई गुजर रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी, फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। रिया उसी संकरे जंगल वाले रास्ते पर चलने लगी जो नदी की तरफ जाता था। उसके कैमरे की छोटी सी स्क्रीन ही अब उसके लिए रास्ता दिखा रही थी। कुछ मिनट चलने के बाद अचानक दूर कहीं से धीमी धीमी आवाज आने लगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रिया रुक गई। उसने ध्यान से सुना। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी साफ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उसने गहरी सांस ली। पहला ख्याल उसके मन में यही आया कि शायद किसी का अंतिम संस्कार हो रहा होगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उलझन उतर आई। इतनी रात, और वो भी जंगल वाले रास्ते से? गांव वालों ने खुद बताया था कि सूरज ढलने के बाद इस रास्ते पर कोई अकेला निकलने की हिम्मत नहीं करता। फिर कोई शव यात्रा यहां से क्यों जाएगी? जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो चुकी थी। रिया ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू रखी और उस आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, आवाज और साफ होती गई। लेकिन एक अजीब बात थी, उसे मंत्र सुनाई दे रहे थे, पर पैरों की आहट लगभग नहीं थी, मानो जमीन पर कोई चल ही ना रहा हो। कुछ दूर जाकर जंगल अचानक खुला। पेड़ों के बीच एक पतली सी पगडंडी दिखाई दी। वहीं धीमी चांदनी के बीच एक अर्थी आगे बढ़ रही थी। रिया ने पेड़ के पीछे छिपकर कैमरे का जूम बढ़ाया और अगले ही पल उसके शरीर का खून जैसे जम गया। अर्थी पर कोई शव नहीं था। वहां लाल जोड़े में सजी एक दुल्हन सीधी बैठी हुई थी। उसका घूंघट पूरी तरह चेहरे पर था। वो बिल्कुल स्थिर थी, न सांस न कोई हरकत। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो जीवित हो। अर्थी उठाए हुए लोग भी सामान्य नहीं लग रहे थे। उनके कदम एक जैसी गति से चल रहे थे। किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था और सबसे डरावनी बात, कोई भी राम नाम सत्य है नहीं बोल रहा था। फिर भी वही आवाज लगातार गूंज रही थी, मानो हवा खुद उसका जाप कर रही हो। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरे का जूम और बढ़ाया। जैसे ही कैमरे की फोकस दुल्हन के चेहरे तक पहुंची, घूंघट के भीतर से दो फीकी सफेद आंखें सीधे कैमरे की तरफ उठ गईं। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। वो एक कदम पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक, लेकिन आखिर ये रहस्यमय चिन्ह किसका था? वधु क्रमांक 27 का मतलब क्या था? आखिर नदी का असली रहस्य क्या था? क्या निरथी सच में इस गांव का सबसे बड़ा डर थी, या उसके पीछे कोई और भी ज्यादा भयावह सच छिपा था? और रिया के कैमरे ने ऐसा क्या कैद कर लिया था जिसने सब कुछ बदलने वाला था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस कहानी के अगले भाग में।